हे व्यूवर्स, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं डाटा टाइप्स इन जावा। इसके पहले आप लोगों ने आई गेस मेरा फर्स्ट लेक्चर देखा होगा, जिसमें मैंने बताया था कि जावा क्या होता है। हम लोगों को जेडीके इंस्टॉल करना सीखा था हम लोगों ने कि किस तरीके से अपने लैपटॉप कंप्यूटर्स में हम लोगों ने जेडीके को इंस्टॉल किया, वीएस स्टूडियो कोड को इंस्टॉल किया। ठीक है, तो आज से हम लोग कोड करना स्टार्ट करेंगे, लेकिन डाटा टाइप्स को देखने के पहले हम लोगों को कम से कम ये तो पता होना चाहिए कि हम लोग कहाँ कैसे एक्सटेंशन क्या है, किस तरीके से कोड करते हैं। तो डाटा टाइप्स को देखने के पहले पहले हम लोग चलते हैं अपने फाइल एक्सप्लोरर में। यहाँ पर जा करके कहीं भी आप लोग एक फ़ोल्डर क्रिएट कीजिएगा, क्योंकि जो फ़ोल्डर आप लोग क्रिएट करेंगे उसी के अंदर आप लोगों का जितना कुछ भी आप लोग पढ़ने वाले हो वो सब कुछ रहेगा। इनफैक्ट जैसे मैं अपना फाइल मैनेजमेंट बताती हूँ, तो मैं आप लोग को ये वीडियो पढ़ाने वाली हूँ, तो इसके अंदर जितना भी मैं लेक्चर्स बनाऊँगी या जितना भी मैं कोड करूँगी वो सब मैं इसी जावा नाम के एक फ़ोल्डर के अंदर करूँगी। तो मैं इसका नाम रख देती हूँ जावा लेक्चर्स। ये एक अच्छा नाम है, ठीक है? मैं ये जावा लेक्चर्स नाम का एक फ़ाइल बनाई, सॉरी फ़ोल्डर बनाई। ये फ़ोल्डर के अंदर अभी कुछ भी नहीं है। मैं क्या करूँगी, अब अपने वीएस स्टूडियो कोड के अंदर जाऊँगी। यहाँ पर आप लोग के पास ओपन फ़ोल्डर का ऑप्शन होगा, इस ओपन फ़ोल्डर वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद आप लोग जहाँ भी अपना वो फ़ोल्डर क्रिएट किए होंगे, उस फ़ोल्डर के लोकेशन पर जाइएगा। जैसे मैंने जावा कोर्सेज़ के नाम के अंदर एक जावा लेक्चर्स नाम का वीडियो बना कर के रखा है, ठीक है? उस पे जा कर के मैं सेलेक्ट फ़ोल्डर करूँगी। फ़ोल्डर को सेलेक्ट करते ही ये मेरा एम्प्टी फ़ोल्डर है और अभी तक इसके अंदर मैं कुछ भी नहीं बनाई हूँ, ठीक है? इसके अंदर कुछ भी नहीं बनाई हूँ और ये मेरा खुल गया और आप लोग का भी आई गेस सेम आ रहा होगा। अगर मैं इसे थोड़ा छोटा करूँ तो आप लोग देखेंगे कि ये इंटरफ़ेस कुछ ऐसा दिखता है। लेकिन आप लोग में ये रिसेंट का या वॉक थ्रूज़ का ऑप्शन नहीं आ रहा होगा, अगर आप लोग ये फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हो वीएस स्टूडियो कोड को, ठीक है? तो आप लोगों ने एक फ़ोल्डर बनाया, अब आप लोग उस फ़ोल्डर को इस फ़ाइल के अंदर यानी इस वीएस स्टूडियो कोड के अंदर खोल चुके हो, ठीक है? अब खोलने के बाद यहाँ पे आप लोग को अपना फर्स्ट फ़ाइल क्रिएट करना है। यहाँ पे जैसे ही ये वाले ऑप्शन पे क्रिएट किया, न्यू फ़ाइल का ऑप्शन आया। अब यहाँ पे क्या लिखना है, मुझे यहाँ पे लिखना है जावा। ये मेरा पहला लेक्चर है तो मैं लिखी जावा 1 डॉट जावा, ठीक है? इसको ओपन किया, ओपन करने के बाद अब हम लोग सीखेंगे कि बॉयलर प्लेट कोड क्या होता है, ठीक है? तो अब हम लोग को नेक्स्ट देखना है कि मेरा बॉयलर प्लेट कोड क्या होता है। एक्चुअली बॉयलर प्लेट कोड हम लोग उसको बोलते हैं जो कोड को हम लोग हर बार लिखते हैं या जो कोड को लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जिसके बिना हम लोगों का कोई भी कोड रन नहीं कर पाता। यानी कि हम लोग क्या करते हैं ना, जैसे हम लोग यहाँ पे फाइल के अंदर स्ट्रक्चर बनाए कि एक फ़ोल्डर क्रिएट किए, उसके अंदर एक फाइल क्रिएट कर रहे हैं और उसके अंदर हम अपना सारा कोड लिख रहे हैं। तो यहाँ पर भी हमें सबसे पहले कुछ फंक्शंस क्रिएट करने होते हैं, ठीक है? और वो हर बारी आपको क्रिएट करना होगा, वो क्लास का नाम हर बारी आपको लिखना होगा और वो लिखने के बाद ही आप लोग उसके अंदर कोई कोड लिख सकते हैं। तो ये है मेरा बॉयलर प्लेट कोड। यहाँ पर जैसे मैंने पब्लिक क्लास जावा लिखा है, तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर आती हूँ, यहाँ पर जैसे खुद ब खुद ही एंटर करते ही ये मेरा वीएस स्टूडियो कोड का फीचर है, खुद ब खुद ही ये पब्लिक क्लास जावा 1 लिख दिया। अब वहाँ जावा लिखा था, यहाँ जावा 1 लिखा था, तो यहाँ पर जो मेरा फाइल है ना, इसका नाम है जावा 1, ठीक है? तो जावा 1 है तो इस वजह से मेरा यहाँ पर जावा 1 लिखे हैं हम। अगर मेरा यहाँ पर कुछ और नाम होता तो मैं वो लिखती। आप लोग का जो भी नाम होगा अपने फाइल का आप लोग वो लिखिएगा। यहाँ पर जावा 1 लिखी, लेकिन डॉट जावा नहीं लिखी। क्यों? क्योंकि डॉट जावा मेरे एक्सटेंशन का नाम है, ना कि मेरे फाइल का नाम। तो इस वजह से मैं बस यहाँ पे जावा 1 लिखूंगी, ठीक है? उसके बाद इसके अंदर मुझे और एक लाइन लिखना होता है जिसका नाम है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक है? पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ये है मेरा बॉयलर प्लेट कोड। ये जो मेरा पूरा का पूरा बॉयलर प्लेट कोड है, इसी के हेल्प से हम लोग पूरा का पूरा कोड रन करवाएंगे, ठीक है? इसी के अंदर हमको जो लिखना होगा, हमको अब इसके अंदर लिखना होगा। इसके अंदर मैं जो भी लिखती हूँ वही मेरा बस रन करेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं बाहर कुछ लिख दूं और लिखने के बाद उसे रन करवाऊं और वो रन कर रहा है, नहीं। मेरा एग्जीक्यूशन मेन से स्टार्ट होता है, ठीक है? और दूसरा बात कि अगर आप लोग का वीएस स्टूडियो कोड आप लोग फर्स्ट फर्स्ट टाइम इंस्टॉल किए हैं, तो आप लोग क्या कीजिए, यहाँ पर जाइए। सबसे पहले इस तरह का आप लोग के पास कोई ना कोई ऑप्शन आ रहा होगा, यहाँ पर जाइए। इस वाले ऑप्शन पर जाने के बाद यहाँ पर एक चीज सर्च कीजिए जिसका नाम है जावा एक्सटेंशंस, ठीक है? जावा एक्सटेंशन पैक, इसके अंदर जावा का मल्टीपल चीज होगा जो कि इंस्टॉल होगा, जैसे माविन या जावा का जो लैंग्वेज सपोर्ट करता है या सब कुछ। तो आप लोग को क्या करना है, यहाँ पर से इसको इंस्टॉल कर लेना। मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, ठीक है? उसके बाद इसको इंस्टॉल करने के बाद आप लोग को और एक चीज जिसका नाम है कोड रनर,
कोड रनर, इसको भी इंस्टॉल कर लेना है। कोड रनर को इंस्टॉल करते ही आप लोग का, जैसे मेरा यहाँ पे रन का ऑप्शन आ रहा है ना, आप लोग का भी यहाँ पे एक रन का ऑप्शन आ जाएगा। तो आप उसको एबल कर लीजिएगा, इंस्टॉल कर लीजिएगा। इंस्टॉल करने के बाद बस यही दो चीज है जो आप लोग को इंस्टॉल करना चाहिए। इंस्टॉल कर लिया, वापस से मैं इस जावा 1.java के अंदर जाती हूँ। उसके बाद जैसे ही आप लोग जावा का जो ये कोड रनर है इंस्टॉल करेंगे, आप लोग के पास ये प्ले का ऑप्शन आ रहा होगा। उसके पहले ये प्ले का ऑप्शन नहीं आता है। तो अब अगर इस पे जाने के बाद अब डायरेक्ट आप लोग कंट्रोल एस की, यहाँ पर आप बस आपको कंट्रोल एस करना है। मेरा पहले से ही यहाँ पर ऑटोमेटिकली सेव का ऑप्शन है। आप लोग को भी अगर ये ऑप्शन इनेबल करना है तो प्लीज डू कमेंट, मैं आप लोग को इस स्टेप कमेंट में कमेंट कर दूंगी। तो फिलहाल अब जैसे ही मैं इसे यहाँ पर से रन करवाऊंगी, मगर जैसे ही मैं यहाँ पर से रन करवाई, देखिए यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, ऑटोमेटिकली सब कुछ रन हो गया। ठीक है। तो अब जैसे ऑटोमेटिकली सब कुछ यहाँ पर रन हुआ, तो अगर मैं यहाँ पर इसके अंदर अब कुछ लिखूं, जैसे मैं यहाँ पर लिख रही हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। ठीक है। और इसके अंदर एक ब्रैकेट के अंदर मैं लिखी मुस्कान। ठीक है। तो जैसे ही मैं इसके अंदर मुस्कान लिखती हूँ और यहाँ पर कंट्रोल एस करने के बाद रन के ऊपर क्लिक करती हूँ, ऑटोमेटिकली मेरा मुस्कान लिखा हुआ यहाँ प्रिंट आ जाता है। ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट कुछ नहीं आया। ठीक है। लेकिन मैं क्या बोल रही हूँ, चलिए बस एक बार मुस्कान लिखते हैं। जैसे ही मैं इस मुस्कान को लिख करके या इस सब को हटा करके जिस मुस्कान लिख रही हूँ और लिखने के बाद रन की एरर आएगा। एरर क्या आया कि पहले तो सेमीकोलन एक्सपेक्टेड था, अगर सेमीकोलन को हटा भी दे तो मेरा मुस्कान कोई स्टेटमेंट नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि मैं यहाँ पर जो भी कुछ लिख रही हूँ ये सब कुछ एक स्टेटमेंट है। एक्चुअली ये सब एक प्री डिफाइंड स्टेटमेंट है। अब आइए चलिए यहाँ पर सबका मतलब एक एक करके जान लेते हैं। और मैं यहाँ पर जो की हूँ ये कमेंट आउट की हूँ। डबल स्लैश लिखने के बाद आप लोग यहाँ पे कुछ भी लिखे तो वो मेरा कोड का पार्ट नहीं रह जाता है। इसको हम लोग इंस्ट्रक्शन लिखने के लिए यूज करते हैं। जैसे मैं यहाँ पर प्रिंट करवा रही हूँ मुस्कान, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे कंट्रोल स्लैश करूंगी। उसके बाद यहाँ पे डबल स्लैश आ जाता है ऑटोमेटिकली। ठीक है। कंट्रोल स्लैश करते हैं, या आप लोग दो बार ऐसे ऐसे स्लैश भी लिख सकते हैं, आप लोग का मर्जी। उसके बाद अब मुझे क्या करना है, मुझे प्रिंट करवाना है मुस्कान। तो प्रिंट मुस्कान मैंने लिखा। तो क्या अब ये मेरा कोड का पार्ट है? नहीं, ये मेरा एक कमेंट है। जो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ वो मेरा कभी प्रिंट नहीं होगा। ठीक है। और यहाँ पर अब इन सब का एक एक वर्ड का मतलब पहले जान लेते हैं कि सब मैं क्या लिखी हूँ, यहाँ पे इन सब का मतलब क्या है, ये सब क्यों लिखना इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आते हैं इस पब्लिक के ऊपर। पब्लिक क्या है, एक स्पेसिफायर है। स्पेसिफायर कहने का मतलब है, या इसको हम लोग एक्सेस मॉडिफायर भी बोलते हैं। इसका मतलब ये है कि ये क्लास या ये मेथड अब सब जगह से एक्सेसिबल है। मैं कहीं से भी इस क्लास को एक्सेस कर सकती हूँ, मैं कहीं से भी इस क्लास को कॉल कर सकती हूँ, मैं कहीं से भी जो चाहूँ इसको बुलवा सकती हूँ। ठीक है। तो पब्लिक कहने का मतलब है जो सबके लिए अवेलेबल है, पब्लिक। फॉर एग्जाम्पल ये यूट्यूब वीडियो, ये सबके लिए अवेलेबल है, आप लोग में से कोई भी इसे देख सकते हो, तो ये एक पब्लिक वीडियो है। सेम उसी तरीके से मेरा पब्लिक क्लास होता है। पब्लिक क्लास तो मैंने कह दिया, लेकिन क्लास क्या होता है? क्लास होता है जब आप लोग किसी चीज का टेम्पलेट क्रिएट कर रहे हो। जैसे ना मैं यहाँ पर जो भी कुछ लिख रही हूँ, तो ये सब एक तरीके से एक मेन नाम का फंक्शन क्रिएट हो रहा है, एक टेम्पलेट क्रिएट हो रहा है। ठीक है। जिसको मैं जब भी कॉल करवाना चाहूँ वो कॉल करवाती हूँ। इस क्लास के लिए अलग से मेरी मेमोरी में कोई जगह तो नहीं बनता, लेकिन जस्ट एक क्लास बन जाता है। तो इसका मतलब क्या है, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। जब हम लोग थोड़ा मोड़ा इस सब को कोड लिखना जान जाएंगे, फिर हम लोग क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स के कॉन्सेप्ट के ऊपर जाएंगे। उस टाइम पे हम लोग ये क्लास वर्ड को बहुत डिटेल में समझेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए बस इतना ही समझ लीजिए कि ये एक तरीका का ब्लूप्रिंट है या टेम्पलेट है, जिसके हेल्प से हम लोग पूरा का पूरा सब कुछ कोड लिखते हैं। ठीक है। ये मेरा जावा वन तो मेरा क्लास फाइल है का नाम है, कि यहाँ पे जावा वन लिखा है, यहाँ जावा वन लिखा है, तो मेरा फाइल का नाम है। और ये हमेशा सेम ही होना चाहिए। यहाँ पे जावा वन है तो यहाँ पर भी जावा वन है, यहाँ पे कुछ और होता तो यहाँ पर भी मैं कुछ और ही नाम देती। ठीक है। उसके बाद अगेन पब्लिक, पब्लिक के लिए वही सेम वर्ड आता है। पर ये स्टैटिक कहने का मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये मेरा स्टैटिक कहने का मतलब है कि स्टैटिक एक ही बार बनता है, यानी कि जब मेरा ये मेन बनेगा तो ये पूरे के पूरे फाइल में बस एक ही बार बनेगा। ठीक है। यानी स्टैटिक बस एक ही बार मेरे मेमोरी में बनता है। उसके बाद दूसरा पॉइंट ये होता है कि जब मैं यहाँ पर मेन बना रही हूँ, ठीक है,
तो मेन जब मैं बनाती हूँ ना, तो मेन मेरा एक फंक्शन है। फंक्शन कहने का मतलब है जैसे मैंने यहाँ पर लिखने के बाद 2 पैरेंथेसिस लगाया, ठीक है? ओपन एंड क्लोज़ ब्रैकेट। तो जब भी ऐसा कुछ लिखा हो ना, तो समझ लेना वो एक फंक्शन है। लेकिन हम लोग को जावा में फंक्शन को बार-बार कॉल करना पड़ता है और मेन मेरा वो पहला फंक्शन होता है, जो जावा को हमको कॉल नहीं करना पड़ता, ऑटोमैटिकली कॉल हो जाता है। तो कैसे कॉल होता है? इस स्टैटिक के हेल्प से मेरा कॉल होता है। होता ये है कि ये मेरा जो जेवीएम जो आप लोग अभी कुछ देर पहले इंस्टॉल किए हो, ठीक है? तो ना ये डायरेक्टली उसको बताता है कि ये जो मेरा मेन फंक्शन है वो मेरा कहाँ पर है। अब हम लोग फंक्शन को जब अब नेक्स्ट जब हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग फंक्शन को फंक्शन नहीं मेथड बोलने का ट्राई करेंगे, ठीक है? अगर मैं कभी मेथड बोलूँ या मैं कभी फंक्शन बोलूँ तो उन सब का एक ही मतलब है। पर फंक्शन क्या होता है, मेथड क्या होता है, ये सब भी अभी हम लोग फ्यूचर में देखेंगे। तो समझ लीजिए मेन एक फंक्शन है, फंक्शन को डायरेक्टली रन करवाने के लिए हम लोग यहाँ पर स्टैटिक वर्ड का यूज़ करते हैं और ये बस एक ही बार क्रिएट होता है। वॉइड एक रिटर्न टाइप है। रिटर्न टाइप कहने का मतलब है कि जैसे मुझे कुछ रिटर्न करना है, तो यहाँ पर मल्टीपल टाइप ऑफ अभी डाटा टाइप करेंगे और सब रिटर्न टाइप होता है, जैसे बूलियन, इंट, फ्लोट, बाइट सब कुछ। तो ना अभी वो सब कुछ जो भी कुछ हम लोग पढ़ेंगे, वो किस तरीके से क्या होता है, वो सब हम लोग अच्छे से देख लेंगे। तो इन सब का जो भी मतलब है, वो सब आप लोग आई गेस थोड़ा समझे होंगे और यहाँ पे ओपन ब्रैकेट जहाँ पर मैं इस ब्रैकेट को ओपन की हूँ, यहाँ से ये शुरू हुआ है और यहाँ पर ये मेरा 10th लाइन में फिनिश हुआ है और ये वाला मेरा 4th लाइन पे स्टार्ट हुआ है और 8 लाइन पे फिनिश हुआ है और इसका इंडिकेटर होता है मेरा ये कर्ली ब्रेसेस, ठीक है? उसके बाद मैंने यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लिखा है। इसका मतलब क्या है? मेरा मुस्कान ऐसे लिखने पर रन नहीं किया पर इसके अंदर बना चढ़ा के मैंने लिखा तो मस्त रन कर गया। मुस्कान प्रिंट भी हो गया। तो क्यों? क्यों ऐसा हुआ? मेरा हमको इतना इसको लिखना ज़रूरी क्यों था? तो मेरा जो सिस्टम होता है ना, ये एक प्री डिफाइंड क्लास है। जैसे ये जावा 1 एक क्लास है, ठीक उसी तरीके से सिस्टम भी एक क्लास है, ठीक है? लेकिन ये पब्लिकली अवेलेबल है, जैसे ये जावा पब्लिकली अवेलेबल हो गया, उसी तरीके से ये सिस्टम भी पहले से ही अवेलेबल है, ठीक है? तो इस क्लास के अंदर मेरा आउट और पब प्रिंटलन है, ठीक है? या प्रिंट कह लीजिए। तो यहाँ पर इसके अंदर जो मेरा आउट है, आउट का मतलब होता है आउटपुट स्ट्रीम, ठीक है? आउटपुट स्ट्रीम कहने का मतलब होता है कि जो भी मैं लिखूँगी वो आउटपुट के तौर पे मुझे टर्मिनल में दिखा देगा। जैसे मैं इसे यहाँ पर से रन करती हूँ, तो मेरे टर्मिनल में सिर्फ़ मुस्कान आया। मुस्कान आने कहने का मतलब है कि ये मेरा आउटपुट आया है, ठीक है? ये मुस्कान मेरा आउटपुट है, जो कि मेरे इस आउटपुट स्ट्रीम की वजह से आया है। जैसे ही मैं सिस्टम डॉट आउट लिखती हूँ, ये एक आउटपुट स्ट्रीम को कॉल करता है, ये खुद एक आउटपुट स्ट्रीम है। इनपुट आउटपुट के लिए काम होता है और नेक्स्ट अब मैं आई प्रिंट के ऊपर। जब मैं आई प्रिंट के ऊपर तो जैसे ही मुझे प्रिंट करवाना है तो मुझे प्रिंट लिखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? और अगर प्रिंट के बाद मुझे न्यू लाइन प्रिंट करवाना है तो मैं इसे एलएन लिखती हूँ, ठीक है? अब मैं यहाँ पर कंट्रोल डी करती हूँ। करते ही मेरा सेम लाइन कॉपी पेस्ट हो गया। आप लोग का नहीं होगा, आप लोग इसको अपने सेटिंग पे जाकर के सेट कर सकते हैं कि मल्टीपल लाइन्स को किस तरीके से करें, ठीक है? तो अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर एलएन नहीं लिखी होती, यहाँ पे साइड में मैं यहाँ पे एलएन नहीं लिखी होती और यहाँ भी मान लीजिए मैं एलएन नहीं लिखी होती। तो जब मैं यहाँ पर एलएन नहीं लिखी होती और इसको रन करवाती तो मुस्कान एक दूसरे में जुड़ के आता। ठीक है? ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ गया। पर मुझे जुड़ा हुआ नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कि जब भी मैं कुछ लिखूँ उसके बाद एक न्यू लाइन आए। तो न्यू लाइन लाने के लिए मैं जस्ट एलएन लिखूँगी, इसको रन करवाऊँगी और मुस्कान के बाद एक न्यू लाइन आ गया और उसके बाद उस लाइन में मुस्कान प्रिंट हुआ। तो ये सब चीज़ मैं इसके हेल्प से करती हूँ। आई गेस इसके अंदर जो-जो मैंने लिखा उसका मतलब आप लोग को थोड़ा-सा पता चला हो। क्योंकि फर्स्ट टाइम में सबको अच्छे तरीके से समझ जाना, सबको अच्छे तरीके से याद रखना, ये तो मेरे से भी नहीं हुआ था। तो ये आप लोग से उम्मीद मैं बिल्कुल नहीं कर रही कि आप लोग को एक टाइम में सब कुछ याद हो जाए या सब कुछ समझ आ जाए। लेकिन हाँ, इसके अंदर जो भी कुछ मैंने एक्सप्लेन किया है, मैं अपने एक्सपीरियंस से जो-जो मुझे समझ आया, मैं वो सब कुछ आपको बताई हूँ। लेकिन फ्यूचर में ये सब कुछ आप लोग को खुद समझ आ जाएगा। शायद तब आप लोग को इस वीडियो में जब मैं मेन का मतलब बताई और आप लोग को ना समझ में आया हो या किसी भी चीज़ का मतलब ना समझ में आया हो, तो इसके हर एक पॉइंट को लेकर के हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। फंक्शन खुद से बनाना सीखेंगे, क्लास खुद से बनाना सीखेंगे, हर चीज़ का नाम, वेरिएबल डिक्लेरेशन सब खुद से सीखेंगे। तो जो कुछ भी हम लोग खुद से सीखेंगे, उसके लिए अभी से चिंता लेकर के क्या होगा? आप लोग को जितना समझ आ रहा है उतना ही काफ़ी है और अगर कुछ नहीं समझ आ रहा, तो समझ लीजिए कि ये पब्लिक क्लास जावा लिखते हैं, उसके अंदर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिखते हैं और
एस आउट यानी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन लिखने से ही और इसके अंदर डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर अगर मैं कुछ लिखूंगी तो वो बस प्रिंट हो जाएगा। इतना भी अगर आप लोग को अभी तक समझ में आया हो तो मतलब समझ लीजिए कि आप लोगों ने अपना पहला कोड समझ भी लिया है और लिख भी लिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं डाटा टाइप्स की तरफ। ठीक है, हम लोगों ने बॉयलर प्लेट कोड को तो समझ लिया, कुछ लिख भी लिया, लेकिन अब डाटा टाइप्स क्या होता है कि हम लोग को ना डाटा टाइप्स होता है जैसे हम लोग पहले एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं। ठीक है, वेरिएबल क्रिएट करने के बाद हम लोग का जो जावा है वो एक टाइप लैंग्वेज है, तो उसमें हम कौन सा वेरिएबल किस टाइप का है हमको वो देना पड़ता है या दिखाना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए मुझे वेरिएबल कहने का मतलब क्या होता है, वेरिएबल एक कंटेनर है। जैसे मैंने यहाँ पर एक्स लिखा, एक्स मेरा एक कंटेनर बना जिसके अंदर मैं 20 एक वैल्यू रख रही हूँ। कंटेनर कहने का मतलब है ये घड़ा है। ठीक है, घड़ा का मतलब तो मेरे हिसाब से आप लोग को पता होगा। घड़ा या कोई भी कटोरी समझ लीजिए। ठीक है, तो कटोरी क्या एक कंटेनर है जिसके अंदर हम पानी डालें तो वो पानी वहां पे जाके अटक जाता है। ठीक है, तो जब वो पानी डाले और पानी उस कंटेनर के अंदर जाकर के अटक गया, तो ठीक उसी तरीके से एक्स मेरा एक वेरिएबल है जो कि अपने अंदर 20 को रखा। ठीक है, लेकिन x अगर अपने अंदर 20 वैल्यू को रख रहा है, लेकिन क्योंकि मेरा जावा टाइप लैंग्वेज है, तो ये 20 क्या है, एक इंटीजर टाइप है। तो मुझे यहाँ पे डिफाइन करना होगा इंट लिख करके कि ये एक इंटीजर टाइप है, इसके अंदर मैं 20 रख रही हूँ। अब अगर मैं इसे प्रिंट करवाऊंगी तो यहाँ पर इसे मैं इंटर कर देती हूँ। अगर आप लोग इंटर नहीं करेंगे ना तो भी एरर नहीं आएगा, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मैंने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन लिखा है, यहाँ पर भी एलन लिख देती हूँ क्योंकि ये एलन लिखने के बाद जैसे मैंने ये वाला एलन लिखा तो ये मुस्कान प्रिंट हुआ, उसके बाद न्यू लाइन था, फिर ये मुस्कान प्रिंट हुआ। अब अगर मैं यहाँ पर एलन नहीं देती और भले ही मैं यहाँ पे एलन दी हूँ, तो मुस्कान के बाद जो मैं यहाँ पर एक्स लिखने वाली हूँ वो मेरे नई लाइन में नहीं आता, मुस्कान के साथ जुड़ा हुआ आता। तो इस वजह से मैं यहाँ पर एलन लिखती हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर मैंने एक्स लिखा। एक्स बराबर क्या है, 20 है। 20 एक ये वैल्यू था। मैं डायरेक्ट यहाँ पे अगर 20 लिखती तो वहां पे मेरा क्या होता वो देखते हैं। अगर मैं डायरेक्ट यहाँ पर 20 वैल्यू लिखूं और इसको रन करवाऊं, ठीक है, रन किया, यहाँ पर 20 वैल्यू आ गया। ठीक है, यहाँ पर ये मेरा कोई समस्या नहीं हुआ, लेकिन इस 20 को मैं क्या कहीं और यूज कर पाऊंगी? क्या इस 20 को क्या मैं किसी और के अंदर डाल पाऊंगी डायरेक्ट? तो इसका आंसर है नहीं, मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगी। अगर मुझे क्या करना है, मुझे करना है एक y वैल्यू। ठीक है, अब इस y के अंदर भी जैसे मैंने बनाया इंट y। ठीक है, अब ये जो मैं इंट y बनाई हूँ, अब इसके अंदर भी मुझे 20 वैल्यू ही चाहिए। ठीक है, तो अब मुझे इस y के अंदर भी मेरा 20 वैल्यू ही चाहिए, तो मैं यहाँ पर 20 लिख, ठीक है, अब यहाँ पर से अब इस y के अंदर ये 20 वैल्यू आ गया है और जहां जहां मैं y लिखूंगी ऑटोमेटिकली मुझे 20 मिलते जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर मैं सीधे बस 20 लिखती हूँ तो मुझे 20 ही मिला है, ये कहीं स्टोर नहीं हुआ है, यानी इसका खुद का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। जस्ट मैं यहाँ पर 20 लिख दी हूँ तो ये लिखा गया है, यहाँ पर प्रिंट हो गया है, लेकिन इसका सेल्फ कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। एग्जिस्टेंस बनाने के लिए यानी कि पानी तो हर जगह है। ठीक है, पानी तो आपके सामने भी है, लेकिन क्या आप लोग हर पानी को पी लेते हो? नहीं। आप लोग क्या करते हो, आप लोग के सामने जो पानी है आप लोग उसको एक ग्लास में लेते हो। ठीक है, उसके बाद उसको पीते हो। तो मेरा जो ये एक्स है वो ग्लास है, 20 मेरा वो पानी है और जिसको हम लोग एक्स के अंदर रखते हैं और उसको पीते हैं। लेकिन ये मेरा ग्लास है तो इंट ये बताता है कि ये मेरा इस टाइप का ग्लास है, यानी कि मैं सूप को एक कटोरी में पीती हूँ, एक पानी को ग्लास में पीती हूँ। तो ये जिस तरीके से एक इंटीजर वेरिएबल है यानी कि इंटीजर वैल्यू है, तो उसको अब अगर मुझे पीना है तो मुझे एक इंट टाइप के अंदर रखना पड़ेगा और इंट ही मेरा डाटा टाइप है। ठीक है, तो अब मैं अगर यहाँ पर एक्स लिखूं, ठीक है, इसको फिर से ओपन करती हूँ। यहाँ पर अगर मैं एक्स लिखूं तो वापस से मेरा 20 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर से वापस से मेरा 20 प्रिंट हो गया। एक बात आप लोग अभी तक नोटिस कर लिए होंगे कि जब मैं मुझे कुछ प्रिंट करवाना है, कुछ वर्ड्स प्रिंट करवाना है या अपने मर्जी का कोई भी लेटर प्रिंट करवाना है, तो मैं उसे डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखती हूँ। लेकिन जब मुझे इस तरह का कोई वेरिएबल या कोई वैल्यू प्रिंट करवाना है तो मैं डायरेक्ट उसे लिखती हूँ, मुझे इस तरह के इन्वर्टेड कॉमा में लिखने का कोई जरूरत नहीं होता। ठीक है, इस तरीके से जैसे इंटीजर मैंने बनाया, ठीक उसी तरीके से फ्लोट टाइप का भी एक वैल्यू होता है। फ्लोट कहने का मतलब है डेसिमल टाइप। ठीक है, जैसे फ्लोट लिखा तो मान लीजिए 20.5 लिखा। ठीक है,
और इसके बाद एफ लिखना कंपलसरी है, अगर एफ नहीं लिखा तो एरर आएगा। लेकिन उसके पहले अब मैं यहाँ पे इंटीजर में दिखाती हूँ, अगर मैं इंटीजर में 20.5 लिखूँ तो मेरा यहाँ पे एरर आ रहा है। एरर क्यों आ रहा है? इसे कंट्रोल एन करने से मुझे दिख जाएगा कि यहाँ पर इनकम्पैटिबल टाइप दिखा रहा है, यानी कि जो ये है इंट, इंट कहने का मतलब है कि उसके अंदर मैं इंटीजर टाइप ही लिख सकती हूँ, ये फ्लोट टाइप नहीं लिख सकती। तो और इस वजह से मुझे फ्लोट के अंदर ही फ्लोट लिखना पड़ेगा। तो मुझे पहले यहाँ पे फ्लोट डिक्लेयर करना पड़ेगा, फिर मैंने फ्लोट का वैल्यू लिखा, फिर उसके बाद एफ लिखा। कहने का मतलब ये है कि अब ये मेरा फ्लोट टाइप है। तो अब एस आउट किए, एस आउट करने के बाद यहाँ वाई किए, वाई करने के बाद अब यहाँ पर मेरा फ्लोट वैल्यू प्रिंट हो जाएगा और कोई एरर नहीं देगा। ठीक है, 20.5 आ गया। लेकिन अब मैं चाहती हूँ मुझे बार बार एफ नहीं लिखना और मेरा वैल्यू बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। उसके लिए मैं फ्लोट का दुगना, डबल का यूज करूंगी। डबल जेड लिखी और लिखने के बाद मैं इसके अंदर डाल दूंगी 20 पॉइंट इतना सारा कुछ। ठीक है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, जस्ट एस आउट लिखिए। ओके, आया ही नहीं। एस आउट करने से आना चाहिए। एस आउट, ठीक है, आ गया। आने के बाद अब मैं यहाँ पर जेड लिखती हूँ। ठीक है, जेड लिखा, इसको कंट्रोल अल्ट एन किया। अब यहाँ पर मैं इतना बड़ा वैल्यू इसके अंदर चला गया। ठीक है, अब ये वैल्यू का क्या पंगा है? क्या मैं इसके अंदर बड़ा वैल्यू लिखती हूँ और इसके अंदर छोटा वैल्यू लिखती हूँ तो कोई प्रॉब्लम है, या इसके अंदर बहुत बड़ा वैल्यू लिखती हूँ और इसके अंदर बहुत ज्यादा बड़ा वैल्यू लिखती हूँ तो कोई प्रॉब्लम है? तो आंसर है हाँ है। जितना भी डाटा टाइप है वो कितना से कितना तक का वैल्यू को एक्सेस कर पाता है उसका भी पहले डिक्लेरेशन हुआ पड़ा है। कैसे डिक्लेरेशन हुआ पड़ा है, मैं एग्जांपल देती हूँ। बाइट भी एक डाटा टाइप है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर लिखा बाइट, यहाँ पर लिखा मैंने पी। ठीक है, पी के अंदर मैं 127 वैल्यू को रखती हूँ, मेरा कोई एरर नहीं आएगा जिसमें एस आउट लिखती हूँ और यहाँ पर पी लिखी। ठीक है, तो बाइट का जो रेंज होता है ना वो होता है मेरा -128 से लेकर के तुम्हारा 127 तक। ठीक है, अब इसके बीच का कोई वैल्यू अगर मैं इस पी के अंदर रखूँ ना तो मेरा कोई एरर नहीं आता। जैसे मैंने 127 लिखा है, कोई एरर नहीं आया, ये रन कर जाएगा। ठीक है, 127 लिखा, कोई एरर नहीं आया। मैं जैसे इसे 128 करूंगी या 129 करूंगी, अब एरर आएगा। सेम इनकम्पैटिबल टाइप एरर। क्यों? क्योंकि ये बस 127 तक की वैल्यू को अपने अंदर रख सकता था। और अगर मैं सेम यहाँ पे माइनस करूँ, अभी मेरा प्रॉब्लम नहीं आएगा क्योंकि इसका रेंज -128 से स्टार्ट होता है, प्रिंट हो गया। लेकिन सेम अगर मैं यहाँ पर एक वैल्यू भी ऊपर नीचे कर दूं, यानी 129 कर दूं, तो उस पॉइंट पे एरर आ जाएगा, सेम इनकम्पैटिबल टाइप एरर। तो ये जो भी मेरा एरर आ रहा है वो ये आ रहा है, इसलिए आ रहा है क्योंकि इसका जो रेंज है ये पहले से ही मेरा डिक्लेयर हुआ पड़ा है कि 128 से 127 तक ही हो सकता है। ठीक है, इसको डिटेल में देखने के लिए यहाँ पर मैंने पहले से ही, जैसे डाटा टाइप के बारे में मैं बताई, ये 2 टाइप का होता है, प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव। और प्रिमिटिव में भी 8 टाइप होता है। जैसे मैंने बाइट के बारे में बताया, इंट के बारे में बताया, फ्लोट के बारे में बताया, डबल के बारे में बताया। तो बाइट के बारे में बताया कि 1 बाइट का होता है, ये इसका रेंज 128 से -128 से 127 के बीच में होता है और इसको इस तरीके से डिक्लेयर किया जाता है। ठीक है, मैं यहाँ पे से पेन चूज़ कर ले रही हूँ। उसके बाद शॉर्ट नाम का भी एक डाटा टाइप होता है जो कि 2 बाइट का होता है और इसको इस तरीके से हम लोग डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, उसके बाद इंट आता है जो कि शॉर्ट और बाइट दोनों से बड़ा होता है। तो ये दोनों से बड़ा होता है, हम लोग को मोस्ट फ्रिक्वेंटली इसका यूज करते हैं क्योंकि हम लोग बहुत बड़े बड़े जैसे 10,000 20,000 को यूज करने के लिए बार बार शॉर्ट का यूज नहीं करेंगे, ये सोच के कि मेरा शॉर्ट इतना वैल्यू करता है। मान लीजिए गुना कर दिया, बहुत बड़ा वैल्यू आ गया, इनकॉम्पेटिबल टाइप एरर। तो इसलिए हम लोग मोस्ट प्रेफर करेंगे इंट को यूज करने का। लेकिन आप लोग शॉर्ट को, बाइट को भी यूज कर सकते हैं। देन आता है लॉन्ग, लेकिन लॉन्ग के लिए भी है। जिस तरीके से जब हम लोग फ्लोट लिखना स्टार्ट कर रहे थे तो यहाँ पे फ्लोट एफ डिक्लेयर करते थे और उसके बाद 3.1 को लिखने के बाद एफ लिखते थे। एफ नहीं लिखेंगे तो एरर आएगा। सेम उसी तरीके से लॉन्ग के लिए है कि बगल में लास्ट में एकदम कैपिटल एल लिखना पड़ता है कि हम बहुत लार्ज वैल्यू के लिए नहीं, 8 बाइट वाले वैल्यू के लिए डिक्लेयर कर रहे हैं तो उसके लिए हमको लास्ट में एल लिखना पड़ेगा और यहाँ पे लॉन्ग्स को डिक्लेयर करना पड़ेगा। सेम डबल के लिए हम लोगों ने देखा। उसके बाद एक आता है कैर और एक आता है बुलियन। तो बुलियन होता है जब हम लोग ट्रू फॉल्स को जब डिक्लेयर करते हैं तो हम लोग बुलियन का यूज करते हैं। लेकिन कैर का यूज, मान लीजिए मुझे अब कैरेक्टर को अपना इनपुट टाइप लेना है, जैसे मैंने लिखा कैर, यहाँ पे पी पहले ही लिख चुकी हूँ तो के लिखती हूँ। ठीक है,
अब इसके अंदर एक सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मैं एम लिख रही हूँ, ठीक है? के के अंदर मैं एम लिख रही हूँ। अब मुझे इसको प्रिंट करवाना है। मैं लिखी यहाँ पर एस आउट और मैं क्या करूँगी जस्ट इस के को प्रिंट करवाऊँगी। तो ये क्या प्रिंट करेगा? के प्रिंट करेगा या एम प्रिंट करेगा? तो ये एम प्रिंट करेगा क्योंकि मेरा के कंटेनर के अंदर एम वैल्यू है, ठीक है? तो के कंटेनर के अंदर एम लिख दिया लेकिन यहाँ पर एम-यू-एस-के-ए-एन नहीं लिख सकते थे, एरर आएगा। इसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ़ 1 बाइट यानी बस एम ही लिख सकते थे, यूएसकेएन नहीं लिख सकते थे, ठीक है? तो ये मेरा था प्रिमिटिव डेटा टाइप के अंदर कि मेरा कैरेक्टर क्या होता है, डबल ये सब कुछ हम लोगों ने मैक्सिमम चीज़ों को देखा। यहाँ पर इन सब का एग्ज़ाम्पल अच्छे तरीके से लिखा हुआ है। आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा और अपने कोड रनर में जाकर के रन करवाने का ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और नेक्स्ट होता है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। जैसे मैंने कहा मुस्कान लिखने पे मुस्कान प्रिंट नहीं होता, तो मेरा यहाँ पर स्ट्रिंग आता है। स्ट्रिंग क्या करेगा जैसे मैं यहाँ पर मुस्कान ना लिखने के मतलब कैट ना लिखने की जगह स्ट्रिंग लिखती, ठीक है? जैसे ही मैं यहाँ पर स्ट्रिंग लिखती, तो अब मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं होता, पर मुझे क्या करना होता है, यहाँ पर कुछ इम्पोर्ट करवाना होता है। जैसे ही मैं इम्पोर्ट करवाती, ये मेरा एरर यहाँ पर से फिनिश हो जाता और ये मुस्कान में भी अब मेरा कोई एरर नहीं आता, ठीक है? तो ये वाला जो चीज़ था स्ट्रिंग हो गया या मेरा फ्यूचर में हम लोग एरे पढ़ेंगे, क्लास पढ़ेंगे, इंटरफ़ेस एनम ऑब्जेक्ट्स बहुत कुछ पढ़ेंगे। तो वो सब होता है मेरा नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, जो कि मेरे प्रिमिटिव डेटा टाइप का कहीं न कहीं हेल्प लेता है, उसको बनाने के लिए। जैसे इंट यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो मेरा एक प्रिमिटिव डेटा टाइप है, लेकिन इसके हेल्प से हम लोग एरे बना रहे हैं। तो ये होता है मेरा रेफरेंस टाइप इसको बोलते हैं, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप बोलते हैं, ठीक है? तो हम लोग फिलहाल के लिए एक चीज़ के ऊपर सबसे ज़्यादा फ़ोकस करेंगे, जिसका नाम है मेरा ये प्रिमिटिव डेटा टाइप। आप लोग अच्छे से घर पे प्रिमिटिव डेटा टाइप को कीजिएगा और उसके साथ-साथ आप लोग को होमवर्क दे रही हूँ। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखूँ इंट ए बराबर जैसे ए पहले से ही शायद लिखा हुआ है, कहीं मैंने ए को लिखा है? नहीं लिखा है, वेरी गुड नहीं लिखा है। तो इसको मैं क्या करती हूँ यहाँ पर से कट कर देती हूँ। ए के अंदर मैं 10 लिख रही हूँ, ठीक है? अब मैं बी के अंदर 20 लिख रही हूँ, ठीक है? और उसके बाद मैं सी लिखी और सी के अंदर इन दोनों को जोड़ के लिखी। क्या लिखी? ए प्लस बी को लिखा, ठीक है? अब एस आउट किया, एस आउट करने के बाद यहाँ पर सी को प्रिंट कर पाया। और एक चीज़ यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा लिखी और उसके बाद लिखा द सम ऑफ ए प्लस बी बराबर और यहाँ पे प्लस का सिंबल दे रहा है। जब मुझे कुछ प्रिंट भी करवाना हो और साथ में वेरिएबल का वैल्यू भी लिखना हो, तो हम लोग बीच में प्लस को यूज़ करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर ये गलती से इस तरफ आ गया, इसको इस तरफ ही रहने देते हैं, ठीक है? अब इसको जब मैं रन करवाऊँगी, तो 10 + 20 कितना होता है? 30 होता है। तो यहाँ पर ओके, यहाँ पर अभी भी इसको मैं कंट्रोल स्लैश कर देती हूँ, तो यहाँ पर अब मुझे प्रिंट करके आएगा 30। द सम ऑफ ए प्लस बी बराबर हो गया 30। तो ये किस वजह से आया? तो ये इस वजह से आया। तो आप लोग को क्या करना है अपने घर पे बैठ करके मस्त प्लस को फिर गुना को फिर भागा को एक बार ट्राई करना है। फिर सब्सट्रैक्शन को भी एक बार ट्राई करना है। सबको एक-एक बार ट्राई करने के बाद आप लोग कमेंट कीजिएगा कि आप लोग से हो पाया, नहीं हो पाया और नेक्स्ट वीडियो मेरा अरिथमेटिक ऑपरेशंस के ऊपर है। तो अगर कहीं भी अटका हो तो उस वीडियो को देखिए, ऑटोमैटिकली सब अच्छे तरीके से आपको समझ आ जाएगा। So thank you for watching.